पिछले 14 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेजरली मेरा फोकस पैनक्रेटिस के मरीजों के साथ रहा है। किसी तरीके का स्मोकिंग, किसी भी तरीके का एडिक्शन इसका एक कारण हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पैनक्रेटिस है तो आपको भी इसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जब ये 7 साल का बच्चा सामने आया था मेरे, तो मैं यही सोचती थी कि इसको ये बीमारी क्यों हुई होगी। पड़ाव की जो चिकित्सा का जो अप्रोच है वो ये है कि पिछले साल एक 7 साल का बच्चा जब पड़ाव में आया था तो उसने मुझे देखते ही बोला, मैम पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करिए। और मैं समझ नहीं पाई कि इतना छोटा बच्चा इतनी क्लियरली कैसे बात कर पा रहा है। मैम आपने मेरी एमआरसीपी की रिपोर्ट देखी, उसमें ना मुझे पैनक्रियाटाइटिस है। एंड कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत बड़ी उम्र के लोग भी पैनक्रियाटाइटिस ढंग से नहीं बोल पाते। तो मैं बात कर रही हूँ एक 7 साल के बच्चे की, जो हिमाचल प्रदेश से लास्ट ईयर आया था, और उसकी जो पीड़ा मैंने उसकी आँखों में देखी थी, उससे मैं समझी थी शायद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के बारे में कुछ भी जागरूकता लोगों के बीच में नहीं है। आज हम बात करेंगे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के बारे में कि बीमारी क्या है, क्यों होती है, किनको होती है और इसके क्या-क्या लक्षण हैं। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस पैनक्रियाज में होने वाली सूजन है और एक्यूट इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें तीव्र दर्द होता है, मतलब अचानक से होने वाला पेट में दर्द, और ये आम पेट दर्द से बेहद अलग होता है। जब दर्द होता है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में दर्द होता है और कई बार कमर की तरफ पीछे भी जाता है। केवल दर्द ही नहीं लेकिन साथ में घबराहट का होना, उल्टियों का होना, कुछ भी खाना हजम ना होना, और पेशेंट बेहद ही कमज़ोर हो जाता है। और जब पहली बार इस तरीके का पेट दर्द होता है, खासकर बच्चों में, तो लगता है शायद कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई होगी या बच्चे ने ज़्यादा खा लिया होगा, हो सकता है कि इंडाइजेशन हो गया होगा। लेकिन एकदम से पैनक्रियाटाइटिस की तरफ ध्यान नहीं जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी सभी मेडिकल की बुक्स में लिखा हुआ है कि ये शायद बच्चों में इतना कॉमन है ही नहीं, और डॉक्टर्स भी आमतौर पे पैनक्रियाटाइटिस को अल्कोहलिक के साथ या किसी को शायद गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया हो तो तभी उसका कोरिलेशन कर पाते हैं। लेकिन आज के समय में पैनक्रियाटाइटिस बेहद बढ़ता जा रहा है और खासकर बच्चों के बीच में। तो पैनक्रियाटाइटिस को आम पेट दर्द से कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के क्या-क्या लक्षण होते हैं? पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना, एंड कई बार पेशेंट बहुत स्पेसिफिकली बोलता है कि मैम पहले उल्टियाँ जो खाया था वो निकलता है, फिर पीली-पीली उल्टियाँ होती है, बाद में हरा पानी जैसा आता है, तो जिसको हम समझते हैं कि बाइल भी बाहर आने लग जाता है। तीसरा इसकी हम बातें करते हैं अगर सिम्पटम की, तो कुछ लोगों में जब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का अटैक आता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ दिल का धड़कना, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलेंगे, या बहुत तेज़ फीवर का होना, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो साथ में ये सब लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। अब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के कारण अगर हम बड़ों में बात करें, हालांकि बात की जाती है कि अल्कोहल के कारण या गॉल स्टोन के कारण है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारा जीवन शैली, हमारा खान पान, तनाव, और मैं बोलूँगी कुछ तरीके की दवाइयाँ, ये भी बहुत बड़ा कारण इसके बीच में हो सकता है। क्योंकि इंडियन सिनेरियो में देखेंगे बच्चों में अल्कोहल की कोई संभावना होती नहीं है और इन लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि बैलेंस डाइट का अभाव एक बहुत कॉमन चीज़ हमारे देश में होती जा रही है। साथ में समय पे खाने का ना खाना, और मदर्स भी अपना जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, ढंग से नहीं लेती हैं, जिसका इम्पैक्ट बाद में बच्चों में भी पड़ता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अगर हमें कारण समझने हैं तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन इसके बारे में बताया गया है, जिसको हम टिगारो क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो इसे टी से अगर हम बात करें तो टिगारो का टी मतलब टॉक्सिसिटी, आई मतलब इडियोपैथिक, जी मतलब जेनेटिक कॉजेज, ए मतलब ऑटोइम्यून, आर से रिकरेंट एंड एक्यूट सिम्टम्स, एंड ओ से ऑब्स्ट्रक्टिव। पहले अगर हम आते हैं टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक में, इसका मतलब है कि अल्कोहल का कंजम्पशन, किसी तरीके का स्मोकिंग, किसी भी तरीके का एडिक्शन इसका एक कारण हो सकता है। इसी में साथ में मेटाबॉलिक को भी अगर हम जोड़ते हैं तो डिस्लिपिडीमिया एक कारण है, ओबेसिटी एक कारण है, और मतलब पुअर लाइफस्टाइल भी हम मेटाबॉलिक कारणों में डाल सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे इडियोपैथिक, कई बार इसका कोई कॉज नहीं पाया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हमारे पास भी पड़ाव में आते हैं वो मोस्टली इडियोपैथिक होते हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी शराब पी होती है, ना उनके कोई और कारण होते हैं, ना कोई जेनेटिक हिस्ट्री होती है, ना कोई ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, तो उसको हम इडियोपैथिक की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, जिसके लिए कई तरीके की रिसर्च की जा रही है। शायद हमारे खान पान में कोई कमी है, हो सकता है जो हम लोग की एक हाइपोथेसिस है, मे बी प्रोटीन
डेफिशिएंसी है, या फिर हमारे जो खनिज पदार्थ है खाने में उनकी कमियां हैं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, मे बी ऑल ऑफ दैट। देन कमिंग टू जेनेटिक रीजंस, ये इनहेरिटेंस भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पैनक्रेटाइटिस है तो आपको भी इसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस होती है जिसमें बॉडी की सेल्स आपके पैनक्रियास को अटैक करती हैं कोई ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से, जिसकी भी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं रिकरेंट अक्यूट पैनक्रेटाइटिस की। किसी कारणवश अगर पैनक्रेटाइटिस हो गई है तो उसके बाद बार बार होने वाली पैनक्रेटाइटिस। एंड बाद में हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से, जो कि गॉल स्टोन्स की वजह से, कोई गॉल स्टोन अगर आपके डक्ट में आ गया जिस वजह से कई बार पैनक्रेटाइटिस का अटैक ट्रिगर हो सकता है। तो पैनक्रेटाइटिस के कारण, स्पेशली अक्यूट पैनक्रेटाइटिस के कारण जो है टिकारो क्लासिफिकेशन के द्वारा समझे जा सकते हैं। जब भी किसी मरीज़ को अक्यूट पैनक्रेटाइटिस का दर्द होता है तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि इस दर्द के दौरान होता क्या है। तो पैनक्रियाज़ में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज़ एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है जो कि प्रोटीन को या फैट को, साथ में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो पैनक्रेटाइटिस में जब अटैक आएगा तो बहुत सारा जो फ्लूइड है एक्सेसिवली बन जाता है, और जो बाद में पैनक्रियाज़ को ही खाना शुरू कर देता है, जिसको हम ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज़ बोलते हैं। तो जब तक वो फ्लूइड पैनक्रियाज़ के अराउंड रहता है तब तक पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है। तभी पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को जब भी अटैक आता है तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि आपको किसी भी तरह से कोई खाना नहीं दिया जाएगा। पेरेंटल न्यूट्रिशन से हम बोलते हैं कि आईवी फ्लूइड्स के थ्रू आपको मतलब न्यूट्रिशन दिया जाएगा, और जब तक वो पूरी इन्फ्लेमेशन सेटल नहीं हो जाती पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता है। लगातार उसको दर्द होता रहेगा या उल्टियाँ होती रहेंगी, या फिर वो मूवमेंट करने पे भी अनकंफर्टेबल रहता है। तो ड्यूरिंग अटैक बेसिकली उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड विद टाइम वो धीरे धीरे करके सेटल होती है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है वो भी केस टू केस वैरी कर सकती है। तो कोई अक्यूट पैनक्रेटाइटिस का अटैक बहुत सीवियर हो सकता है, जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है अगर कुछ और ऑर्गन साथ में इन्वॉल्व हो गए हों, या अक्यूट से वो नेक्रोटाइजिंग की तरफ यदि चला गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स देनी है और भी कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ देनी है। सिमिलरली अगर कोई बहुत माइनर अटैक है जिसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स लेवल नहीं बढ़ते हैं तो कई बार उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पे इंसान अपने आप को मैनेज कर सकता है। तो इट वुड अगेन डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस और द अटैक। मैं लगभग 14 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरा मुख्यतः जो विषय रहा है प्रैक्टिस का पैनक्रेटाइटिस रहा है। एंड इतने गत वर्षों में मैंने तमाम तरीके के पैनक्रेटाइटिस के मरीज़ देखे हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, तो कभी कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई विदेशों से आया है, एंड हर एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एंड हर किसी के लिए जो चिकित्सक होता है उसके लिए कुछ केसेस उसके लैंडमार्क केसेस होते हैं, और हर केस से हमें बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने देखा है कि कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी शराब पी नहीं, जैसे कि छोटा बच्चा विवान की अगर मैं बात करूं, उसने कभी अल्कोहल नहीं पी, कभी उसने कुछ खाया नहीं बाहर का, उसके मम्मी पापा इतने डिसिप्लिन थे, घर का खाना बनाते थे, एंड वो बच्चा भी इतना समझदार था कि मेरे को समझ नहीं आया इस बच्चे को ये बीमारी हुई कि क्यों। एंड ज़ाहिर सी बात है, जब छोटे बच्चे को आप देखते हो तो आपको भी उसकी पीड़ा समझ आती है, ना आप चाहते हो कि वो बच्चा बेहतर फ़ील करे। सिमिलरली मेरे को एक केस अपना भी याद आ रहा है आप लोगों से बात करते-करते, कलकत्ता का अनिर्बान। एंड वो जब आया था मेरे पास क्लिनिक में लगभग 6-7 साल पहले, शायद 8 साल पहले, तो उसको तब उसके शायद मदर फादर आए थे, 2 और रिश्तेदार आए थे। अक्यूट जॉन्डिस के साथ आया था, उसका बिलिरुबिन अभी भी याद करो तो 4.5-5 ग्राम के बीच में था, और बहुत पेल था, और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, एकदम कमज़ोर था कि उसको हुआ क्या है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि इतनी दूर से आया था एंड आने से पहले उसने बताया नहीं था कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंड धीरे-धीरे करते-करते वो इम्प्रूव किया, एंड जब उसके बारे में मैंने जाना कि वो कैसा उसका रूटीन था, क्या था, तो पता लगा वो एक फ़ोटोग्राफ़र था, स्टूडेंट था। एंड हम सभी को पता है बहुत सिंपल लोग, बंगाल की साइड बड़ा सिंपल लोग घर का खाना खाते हैं। वो घर का खाना खाने वाला बहुत सिंपल सा एक लड़का था, एंड इतनी क्लोज़ निट फैमिली से था, बट उसको जब मैंने रिकवर करते-करते देखा डिसिप्लिन के साथ सब, तो वो बिल्कुल ठीक है, और आज भी मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और उसको एक ही शौक था, मेरे को याद है रिकवरी के बाद, मैम मेरे को ना बहुत लंबी बाइक ट्रिप पे जाना है, क्या मैं एनफ़ील्ड चला सकता हूँ? एंड जब मैंने उसको रिकवर होते हुए देखा तो आई थिंक दैट वाज़ वेरी अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी इन माय लाइफ़। सिमिलरली कई बार हमें लगता है कि अक्यूट पैनक्रेटाइटिस
यंग एज में होती है एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो मोस्टली क्रॉनिक ही हो जाती होगी या साइलेंटली क्रॉनिक की तरफ जा रही है जो आगे जाके किसी और भयानक बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो रिसेंटली मैंने देखा कि 60 साल में या 70 साल में भी सडनली अक्यूट पैनक्रेटाइटिस से अटैक्स होने शुरू हो सकते हैं। अब इसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि ना कोई अल्कोहल की हिस्ट्री मिली उन पेशेंट में, ना कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री मिली। तो आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा कारण ज़रूर है, मे बी हमारे जीवन शैली के कारण है, हमारे खान-पान के कारण है कि इस बीमारी की तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये हर एज ग्रुप में बढ़ता चला जा रहा है। पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर पे हम लोग पैनक्रेटाइटिस का इलाज लगभग 97 से करते आए हैं। हमारी डॉक्यूमेंटेशन तब से होती आई है एंड आज के समय पे इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत हद तक स्टैंडर्डाइज़ हो चुका है। तो पहला स्टेप रहता है पैनक्रेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कि हमारे ऑफिस से सबसे पहले आपसे रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं कि आपका केस क्या है, कब से, एक डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। फिर हम आप लोग का केस समझते हैं कि इस केस में हम लोग किस हद तक इंटरवीन कर सकते हैं और क्या वाकई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। अक्यूट पैनक्रेटाइटिस कई बार सेल्फ लिमिटिंग होता है और ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अटैक्स पैनक्रेटाइटिस के जानलेवा हो सकते हैं। तो 20 से 30% केसेस अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और उनको कभी दोबारा अटैक नहीं आता है। तो पहला सवाल रहता है कि अगर आपको एक ही अटैक आया तो नॉट नेसेसरली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आपको दोबारा ये बीमारी होगी। उसको भी क्लियर करने के लिए कुछ और टेस्ट किए जाते हैं, जैसे अगर आपका एमआरसीपी नहीं हुआ होगा या कोई और टेस्ट नहीं हुए होंगे, उसको कराकर हम आपको बताते हैं कि वेयर कैन वी इंटरवीन। सेकेंडली, जब मरीज़ को हम लोग गाइड करते हैं पड़ाव आएँ, तो हम इधर अपने सेंटर में जब पेशेंट आता है तो उसको 21 दिन शुरू में हम यहाँ पे रहने के लिए बोलते हैं। अब 21 दिन रहने का भी कई बार जब मरीज़ मेरे से पूछते हैं कि इसका क्या कारण है, तो जब हम समरीज़ लेते हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि पेशेंट्स का आज के समय में एक तो जीवन शैली बहुत ख़राब है। हम में से किसी का सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। आयुर्वेद से अगर इसको रिलेट करें तो दिनचर्या का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गायब है और अगर मॉडर्न साइंस से इसको समझे तो हम लोग की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या जो हमारी सर्काडियन रिदम है, वो बिल्कुल ऑफ है। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए पड़ाव में हम एक रूटीन में आते हैं, समय पे उठते हैं, सब लोग समय पे खाते हैं। सब लोगों के लिए एक पर्सनलाइज़्ड डाइट प्लान होती है, कस्टमाइज़ेशन के साथ कि किसको क्या ज़रूरत है, वज़न के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, उसके हिसाब से हम उनका खाना प्लान करते हैं। इसके अतिरिक्त सुबह-शाम आप लोग के फ़ॉलो-अप्स किए जाते हैं कि आपके सिम्पटम्स में क्या-क्या फ़र्क है। क्योंकि जब अटैक आता है केवल उसी वक़्त हमको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। कुछ-कुछ केसेज़ में पैनक्रेटाइटिस के साथ छोटे-मोटे सिम्पटम्स हमेशा ही रहते हैं, ब्लोटिंग हो गई, हमेशा तनाव बहुत ज़्यादा है और पेट साफ़ नहीं हो रहा है, एसिडिटी बहुत रह रही है, हेवीनेस लग रहा है, फ्रेशनेस नहीं फ़ील हो रही है, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो शायद हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। पूरा का पूरा ध्यान कई बार हमारे दर्द पे ही जाता है। तो 21 दिन यहाँ पे रहने पे क्या होता है कि उस पे जब हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पेशेंट रहता है, इन सारे सिम्पटम्स को एड्रेस किया जाता है। धीरे-धीरे करके पेशेंट एक रिकवरी के रास्ते पहुँचता है और उसको समझ आता है कि आगे जाके उसको अपनी जीवन शैली कैसे रखनी है, इस बीमारी से कैसे लड़ना है। क्योंकि कभी भी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जैसे पैनक्रेटाइटिस भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इसमें दवा, खान-पान, रहन-सहन, नींद और साथ में हाइड्रेशन और थोड़ा-सा सोशल रहना या लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको हील करने में मदद करते हैं। तभी पड़ाव की जो चिकित्सा का जो अप्रोच है, वो ये है कि आपको हर तरीके से हम लोग हील करें और आपको कॉन्फिडेंट और बेटर फ़ील कराएँ। अम, अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि पैनक्रेटाइटिस का मैनेजमेंट आयुर्वेदिक पद्धति से पड़ाव पे बहुत हद तक पॉसिबल है एंड हमने देखा है पिछले इतने सालों में कि जो लोग पूरा साल भर का इलाज ढंग से कंप्लीट करते हैं फॉलोअप के साथ, कंप्लायंस के साथ, उसमें एक सस्टेनेबल सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आता है। मरीज़ों को बार-बार हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो अपनी जीवन शैली नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं।